नमस्कार मित्रों, प्यारे बच्चों, और आज की इस बाल सभा में उपस्थित बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी मेरा प्रणाम, सादर अभिवादन। जैसा कि हम लोगों ने इस पूरे के पूरे लॉकडाउन के दौरान ये तय किया था कि बच्चे नए काम करेंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे और कैसे सार्थकता अपने जीवन में लेके आएंगे, प्रेरणास्पद प्रसंग और ऐसे महापुरुषों के बारे में जानेंगे जिससे बच्चों के जीवन को दिशा मिलने में प्रेरणादायी सिद्ध हो सके। उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपने बच्चों के लिए इस बाल सभा में लेकर आया है राजा दाहिर की कहानी। और राजा दाहिर सिंध के राजा थे जिन्होंने 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य में विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया था। बहुत ही बहादुरी के साथ उन्होंने सिंध की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपने पूरे परिवार का उत्सर्ग किया। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी आज हमारे बीच रखने वाले हैं श्री ज्ञानेंद्र बरतरिया जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रसार भारती भारत सरकार के सलाहकार हैं। तो आगे मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय ज्ञानेंद्र जी से कि कृपया इस बाल सभा के मुख्य वार्ताकार के रूप में आज देश के बच्चों को बताएं कि किस प्रकार का राजा दाहिर का व्यक्तित्व था और बच्चे उनके व्यक्तित्व से अपने जीवन में क्या सीख ले सकते हैं। प्रणाम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सुनने वालों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कहानी जैसे शुरू होगी आपके मन में कई तरह के सवाल आने लगेंगे। वो सवाल और कहानी पैरेलल चलती चली जाएंगी, लेकिन आप थोड़े धैर्य से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कहानी खत्म होने के पहले पहले आपको कई सारे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाए। देखिए, राजा दाहिर, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका मूल नाम धर्मसेन था और वो दाहिर सेन हो गया वहाँ सिंध की भाषा में, और इस प्रकार से वो सिंध के राजा थे। पर प्रचलित नाम उनका दाहिर ही है। सबसे मजेदार बात, क्यों ये कहानी कहना जरूरी है कि भारत में जो इतिहास पढ़ाया जाता रहा है उसमें राजा दाहिर का कोई पासिंग रेफरेंस से ज्यादा उल्लेख नहीं है, जबकि राजा दाहिर वह व्यक्तित्व हैं जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सबके इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व है, मजबूत स्तंभ है। अब क्या होता है कि राजा दाहिर एक तरफ तो वो सिंध के राजा हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। चचनामा नाम से एक कहानी है, इतिहास की किताब है, अरबों ने लिखी और उसके बाद उसका फारसी में अनुवाद हुआ, फिर भाषाओं में और भाषाओं में अनुवाद हुआ, और उस तरह से थोड़ा सा चच राजवंश के बारे में जानकारी मिलती रहती है। पर राजा दाहिर के बारे में ऑथेंटिकली सारी जानकारी अगर आपको चाहिए होती है तो आपको कई सारे सोर्सेस से, जिनमें ज़्यादातर अरबी सोर्स हैं, कुछ फारसी सोर्स हैं, कुछ सिंध के सोर्स हैं। GM सैयद नाम के एक सज्जन हुए हैं, अब उनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानियों में से थे। उन्होंने GA सिंध नाम का एक आंदोलन भी चलाया था। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ना तो कोई भावनात्मक बात करूं और ना ही कोई विवादास्पद बात करूं, लेकिन जो तथ्य है सामने उसको पूरी तरह रखने की कोशिश करूं। तो GM सैयद साहब ने भी काफी राजा दाहिर से जुड़ा काफी सारा इतिहास का संकलन किया है, उसको पुस्तक रूप में भी लिखा है। अगर आप उसको कहीं से हासिल कर लेते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो भी आपको राजा दाहिर के बारे में काफी कुछ समझने का मौका मिलेगा। चचनामा जो पुस्तक है वो बताती है कि राजा दाहिर को 18 वर्षीय उम्र में सरकार संभालनी पड़ गई। पहले 12 वर्षीय उम्र में उनका राजतिलक हुआ, लेकिन तब उनके चाचा ने रीजेंट बन के काम संभाला। लेकिन जब तक ये 17-18 साल के हुए, इनके चाचा का भी देहांत हो गया, तो अंत में इनको 18 साल की उम्र में सरकार संभालनी पड़ी, सत्ता संभालनी पड़ी। और फिर इन्होंने बड़ी मजबूती से पूरे सिंध का शासन संभाला। बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति थे। किसी तरह की कोई कंप्लेंट या राजा से किसी को कोई नाराजगी थी, इस तरह का कोई विवरण पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलता, सिंध के इतिहास में। लेकिन वही सिंध का इतिहास जब हम दूसरे ढंग से पढ़ते हैं तो उसको ट्विस्ट करके 50 तरह की बातें उसमें कही गई होती हैं, पर उनकी पुष्टि किसी भी सिंध के इतिहास से नहीं की जा सकी है अभी तक। अब क्या होता है कि श्रीलंका का एक राजा, श्रीलंका का उस समय नाम कुछ और था, वहां का राजा है, उसने बसरा के लिए, मतलब इराक के लिए, इराक के
खलीफा के लिए कुछ गिफ्ट भेजी हैं जो कि एक शिप से जा रही हैं। खबर मिलती है कि उस गिफ्ट के नाम पर कुछ महिलाओं को भी भेजा जा रहा है और वो शिप में रो आ रही हैं, चीख रही हैं, त्राहिमाम कर रही हैं कि बचाओ। सिंध के ट्रेडर्स ने ये बात सुन ली, उन्होंने राजा से कहा, राजा ने और उसको जाबुल के पास उसकी जहाज को रोक लिया और वो सारी जो महिलाएं थी उनको मुक्त करा दिया गया। दूसरी घटना घटती है कि इस्लाम की हिस्ट्री का जो शुरुआती चैप्टर्स में है, जिसका जहां से शिया और सुन्नी दो सेक्ट अलग अलग होते हैं, दैट इज करबला की लड़ाई। तो जो पैगंबर मोहम्मद का वंश था, उस वंश के खिलाफ बहुत भारी भरकम लड़ाई हुई, जिसमें उमैयाद कबीला जो था वो सबसे आगे था। पैगंबर के नवासे का जो सबसे क्लोज मित्र था, उसने शरण मांगी कि अरब में मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, आप शरण दे दीजिए। तो राजा दाहिर ने उसको शरण दी। यहां से अरबों की और खासतौर से उमैयाद डायनास्टी की और सिंध की एक रार ठन गई। रार दूसरी तब ठनी जब अली हुसैन को दाहिर राजा ने, ये कहा जाता है कि दाहिर राजा ने क्लियर एक मैसेज भेजा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको शरण देंगे, आप चिंता मत करिए। तो आपने ये जरूर शब्द कई लोगों ने सुना होगा कि करबला की लड़ाई में हिंदू ब्राह्मणों का रोल था, वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते थे, दत्त ब्राह्मण कहलाते थे। इस तरह की 3-4 बातें जो इतिहास में कहीं कहीं सुनने को मिल जाती हैं। मुझे लगता है कि उन सबका जो स्रोत है वो राजा दाहिर के दिए गए एक असाइलम के ऑफर, शरण देने के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। राजा दाहिर ने जब शरण देने का प्रस्ताव किया और वो सिंध की तरफ बढ़ पाए हुसैन, इसके पहले ही करबला में लड़ाई हो गई, करबला में उनको पकड़ लिया गया, घेरा गया, मारा गया, वो एक अलग कहानी हो गई। लेकिन चूंकि अलावी वो भाग के सिंध में आ चुका था और सिंध में शरण मिल चुकी थी, और खुद अरब हिस्टोरियंस ने लिखा है कि सिंध एक बार किसी को शरण दे देता है तो फिर वो प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली स्थिति हो जाती है कि चाहे वो राजवंश ही खत्म क्यों ना हो जाए, चाहे सारी सेना क्यों ना मर जाए, जिसको शरण दी गई है उसको हर कीमत पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। बहरहाल अरब से हमले शुरू होते हैं सिंध पर। इन हमलों को आप दो रूप में देख सकते हैं। एक तो ये भारत पर हमला कर सकते हैं, भारत पर हमले के रूप में देखा जा सकता है, और एक सिंध पर हमले के रूप में देखा जा सकता है कि सिर्फ सिंध के लिए हमला था। वास्तव में दोनों चीजों में थोड़ा सा घालमेल है। आप किसी भी रूप में देखें, अंत में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। भारत पर हमला 2 बार 3 बार समुद्री रास्तों से किया जाता है। एक बार भनौज पर हमला होता है, एक बार बंबई के पास ठाणे पर हमला होता है, एक बार सिंध पर हमला होता है, पर वो तीनों समुद्री हमले फेल हो जाते हैं। फिर जमीनी हमले होते हैं। जमीनी हमले ये जो बसरा का खलीफा है ये करवाता है हज्जान, जिसने 3 बार अपने लड़ाके भेजे, 2 बार सेनापति भेजे, दोनों को राजा दाहिर ने हराया और मार दिया। इसके बाद तीसरी बार मोहम्मद कासिम को भेजा जाता है, और बिन कासिम उस खलीफा का भतीजा भी है और दामाद भी है। उसकी उम्र भी 17-18 साल है। तब तक सिंध आर्मी, ऐसा चशनामा कहता है कि सिंध की आर्मी थक चुकी थी, बार बार 2 लोगों को हरा चुके, तो और ये खुद राजा दाहिर अरूर के किले के पास आराम कर रहे थे। जब पता चला कि एक और अरेबिक हमला हो रहा है और इस बार सेनापति कोई 17 साल का लड़का है, तो सिंध आर्मी और ज्यादा रिलैक्स्ड हो गई। उनने सोचा कि हम बड़े बड़े पहलवानों को हरा चुके हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को हरा चुके हैं, तो ये 17 साल का लड़का क्या करेगा, तो उन्होंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसा चशनामा में कहा गया। इसके बाद अगर हम मारसी मजूमदार की हिस्ट्री देखें, जो कि कलेक्शन है बेसिकली पर्शियन और अरेबिक हिस्ट्री से, तो उसमें मिलता है कि कासिम के कई सारे सोल्जर्स वो महिलाओं का कपड़े पहन के और रोने लगे कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है, तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए अंदर आ जाने की परमिशन दे दी गई। और कहते हैं कि राजा दाहिर सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी बात सुनने के लिए चल पड़े, और जैसे ही वो पहुंचते हैं वैसे ही एक तो जिन लोगों को इन्होंने शरण दी हुई थी, जिन अरबों को शरण दी हुई थी, उन अरबों की बनाई फौज ने दाहिर के फेवर में लड़ने से मना कर दिया होता है अचानक एन मौके पर,
और दूसरा, जब दाहिर उन महिलाओं की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अचानक सामने आता है कि वो महिलाएं नहीं है, वो सोल्जर्स हैं, और वहां पर फिर भीषण लड़ाई शुरू होती है। एक सेंटेंस हिस्ट्री का बहुत सिग्निफिकेंट है जो दाहिर के नाम से जोड़ा गया है, या कहा जाता है कि दाहिर ने अंतिम तौर पर यह कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं अरबों का मुकाबला सीधे रणभूमि में करने जा रहा हूं, मैं मरूंगा तो भारत, ईरान और अरब की हिस्ट्री में मेरा नाम एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दर्ज होगा जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिसने प्राण दिए, और अगर मैं जीत जाता हूं तो इन अरबों को मैं वह सबक सिखा दूंगा जो 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 जिससे दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। इस तरह का भावार्थ है उसका। एग्जैक्ट सेंटेंस मुझे मुझे ध्यान नहीं है और शायद वो कहीं मिलता भी नहीं है। बहरहाल दाहिर वहां पर ट्रैप में फंसते हैं। एक और स्टोरी ये कहा जाती है कि दाहिर जिस हाथी पर बैठे हुए थे उस हाथी पर एक तीर चलाया गया जिसके पीछे तीर से जुड़ी हुई बहुत सारी रुई थी और उस रुई में आग लगा दी गई थी कुछ तेल वगैरह लगा के। तो इस कारण वो जो हाथी था वो बौखला गया, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया, दाहिर गिर पड़े। उस समय इन पर कई सारे तीर चले, हालांकि वो उस पर भी लड़ते रहे लेकिन वहां पे उनकी देहांत हो गया। फिर कहानी उसके बाद जो आगे बढ़ती है कि फिर मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ। कहा जाता है कि कासिम ने दाहिर की पत्नी ने जौहर किया है। बिल्कुल क्लियर कट एक कहानी आती है कि दाहिर की पत्नी ने जौहर किया, और मेरे विचार से जौहर की ये भारत के इतिहास की पहली घटना थी। मतलब इसके पहले ही किसी इतिहास में ऐसा कहीं जिक्र नहीं आता कि किसी ने जौहर किया। बहरहाल जौहर किया जाता है। सिंध में जो लूटमार मचती है, जो कत्लेआम होता है, वो सब अपने स्थान पर है। और बहुत सारी हिस्ट्री बहुत जल्दी बह जाती है। लेकिन फिर चचनामा और बाकी अरबिक हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दाहिर की दो बेटियों को अरेस्ट करके कासिम ने बसरा भिजवाया है, और वहां पे खलीफा ने उनसे कहा कि आप एक दो दिन बाद मुझे मिलिए। और तब इन लोगों ने कुछ दाहिर के खिलाफ कहा, उसके कासिम के खिलाफ कहा। उससे जो खलीफा है वो कासिम से नाराज हो गया। उसने हुक्म दिया कि कासिम को गिरफ्तार करके उसे बैल की खाल में सिल के भेजा जाए। ये जून जुलाई के आसपास की बात है, मतलब तेज गर्मी चल रही होगी। अब ऐसा किसी चोट के कारण हुआ, गर्मी के कारण हुआ, या वास्तव में खलीफा के कारण हुआ, या ये कोई कहानी है, ये हम उस दौर में दोबारा नहीं जा सकते। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की वहां पर डेथ हो जाती है। वो कहते हैं कि बैल की खाल में सिले होने के कारण वो दम घुटने से उसकी मौत हो गई। हालांकि रिलायबल कितना है ये सारी चीजें संदेह मन में बहुत सारे आते हैं। बहरहाल सिंध नदी के एक सिरे पर कासिम की फोर्सेस जीत जाती हैं, दाहिर की फोर्स हार जाती है, दाहिर मारा जाते हैं। लेकिन सिंध की दूसरी तरफ जय सिंह, दाहिर का अपना बेटा, वो लड़ाई मोर्चा संभाल लेता है और सिंध क्रॉस नहीं करने पाए कासिम, इस बात की पूरी भयंकर लड़ाई होती है। जय सिंह भी मारा जाता है, लेकिन अपने मरने के मतलब अपने प्राण देने के मौके तक वे लोग सिंध की, सिंध नदी की, सिंध संस्कृति की, सिंध देश की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। मैं इस कहानी को विशेष तौर पर, दाहिर की जो आत्मोत्सर्ग की कहानी है, इस कहानी को विशेष तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं कि आप अगर देखें तो जैसा इतिहास में कभी कभी पढ़ने को मिलता है, उसकी सत्यता असत्यता पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं पहले ही सोच के बैठा, मैं कोई भी विवाद वाली बात कोई नहीं करना चाहता। तो ये कहा जाता है कि अरब लोग सिंध को सा का उच्चारण नहीं कर पाते, तो वो सिंध को हिंद कहते थे, लिहाजा यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, लिहाजा भारत का नाम हिंदू पड़ा, लिहाजा भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, लिहाजा भारत का नाम इंडिया पड़ा। जो ये तीनों नाम हमारे सिंध से आते हैं, ऐसा कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है। हमारी जो नेवी के जो लड़ाकू पोत हैं, पनडुब्बियां, उनका नाम है सिंधु घोष, जय सिंधु घोष। वेदों में, इतिहास में, वेदों में सिंध का वर्णन कैसे है? द माइटी इंडस, जो उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने को मिलता है, उसमें सिंध को लिखा है द माइटी इंडस।
वेद ने लिखा है कि सिंध नदी अपने प्रवाह में इतनी जोर से शोर करती थी, ऐसा लगता है कि 100 हाथी एक साथ गरज रहे हैं, जिसके किनारे भारत की सभ्यता की एक बहुत महत्वपूर्ण नींव नहीं तो भी सीढ़ी तो मौजूद है ही। गलत सही सही, पिछले डेढ़ एक हजार साल से तो कई लोग भारत की पहचान को सिंध से जोड़ के देखते आ रहे हैं। उसी से पाकिस्तान की भी पहचान वही है, उसी से ईरान और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के काफी बड़े हिस्से का इतिहास जुड़ा हुआ है, उसी से कश्मीर का काफी बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, ये राजा दाहिर ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, और ये कश्मीरी ब्राह्मण वहां सरकार बनाने नहीं आए थे, वो काफी पहले कश्मीर से चल के वहां सेटल हो चुके थे। और उस समय चशनामा सहित सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मणों ने अपनी विद्वता के बूते सिंध में एक रेस्पेक्ट की स्थिति प्राप्त की थी, इस कारण उनको बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता था। तो इस प्रकार, अच्छा, अब अगर हम 47 के बाद की स्थितियां देखें, जब भारत का विभाजन होता है तो पाकिस्तान नाम की एक देश नक्शा बनाया जाता है और वो पाकिस्तान नाम से एक देश बन जाता है। फिर ये अपना इतिहास लिखते हैं, फिर ये अपना इतिहास पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा इतिहास जो है वो 712 से शुरू होता है। कैसे भाई? कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब ताहिर को हरा दिया तो ही फाउंडेड द नेशन ऑफ पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान की शुरुआत की। तो कासिम को वो कहते हैं कि वो पहला पाकिस्तानी है विश्व का जो सऊदी अरब में पैदा हुआ था, जिसको बसरा से भेजा गया था, उसको लिए कहते हैं कि वो पहला पाकिस्तानी था। उसके पहला पाकिस्तान था नहीं, उसके पहले कोई इतिहास ही नहीं बताते। खैर, उसके नाम पे पोर्ट कासिम बनता है, उसके नाम पे कासिमाबाद बनता है, उसके नाम पे ढेरों काम करते हुए उनके लिए कासिम बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। किस चीज का माइलस्टोन? वह व्यक्ति जिसने आप पर हमला किया, वह व्यक्ति जिसने आपके सबसे बड़े योद्धा को पराजित किया, वह व्यक्ति जिसने आपकी पहचान खत्म की, उसको आप अपना आदर्श होता है। इसलिए अगेन फिर एक बार राजा दाहिर को समझना, दाहिर की कहानी को समझना, किस तरह राजा दाहिर ने कम से कम 14 बार अरबों को पराजित किया। 15वीं बार में ऑफकोर्स वो पराजित हुए, जान से भी गए, लेकिन 14 बार उन्होंने अरबों को पराजित किया। तो 2 बड़े जनरलों को मारा है, जो हजान से जो जनरल्स भेजे गए थे, 2 को परास्त किया, जान से भी मारा। उस राजा दाहिर की कहानी से न केवल इतिहास का एक बड़ा चैप्टर टर्न होता है, बल्कि उस इतिहास को याद रखने की, उस इतिहास को समझने की, उस इतिहास को महसूस कर सकने की एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी इस एक व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है। ये राजा दाहिर की कहानी एक तरह से संक्षेप रूप में, अगर मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आप इसको विस्तार से समझना पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप चचनामा दाहिर इसको गूगल पर सर्च करते हैं, अगर किसी लाइब्रेरी में मिल जाए बहुत अच्छी बात है। चचनामा को पढ़ेंगे, आरसी मजूमदार की हिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर जीएम सैयद साहब की लिखी हुई किताबें मिल जाती हैं, उनका अनुवाद भी है, और जीएम सैयद की लिखी हुई अगर किताब मिल जाती है सिंध की हिस्ट्री पे, तो आपको इस देश के इतिहास को, इस देश की पवित्रता को समझने का एक बहुत अच्छा स्रोत मिल सकता है। राजा दाहिर किस तरह से भारत की हजारों साल की परिपाटी को, संस्कृति को लेकर आगे चलने वाले व्यक्ति थे, इसको इस रूप में समझिए कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब का वंश था, जो उनके समर्थक थे, जो अरब में मारे मारे फिर रहे थे, जिनको जान से मारा जा रहा था, जिनके पीछे उमैयाद डायनास्टी लगी हुई थी, उसको उन्होंने अपने यहाँ शरण दी। शरण इस तरह से दी कि उसके लिए जान दे देने की स्थिति भी उन्हें स्वीकार्य थी, लेकिन जो शरण आ गया है उसको वो वापस दुश्मनों को सौंप देंगे, ये उनका जमीर नहीं कहता था। यही भारत की संस्कृति।
राजा दाहिर इसका एक जीवंत स्वरूप थे, एक जीवंत प्रतीक थे। ये भारत की संस्कृति थी कि राजा के खिलाफ इतना ढूंढने के बाद भी कोई लांछन, कोई नाराजगी कुछ नहीं मिलता। कहानियां गढ़ दी गई हैं, अलग बात है, वो तो जी ऐसा था और वैसा था, बहुत सारी कहानियां गढ़ दी गई हैं। कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि कोई पब्लिक में, सिंध की जनता में राजा दाहिर के लिए जरा भी नाराजगी हो। दूसरे, राजा दाहिर ब्राह्मण थे, उनके दरबार में बौद्ध भी रहते थे, उनके राज्य में पारसी भी रहते थे, उनके राज्य में वे मुसलमान भी रहते थे, वे अरब भी रहते थे जो हाल ही हाल में मुसलमान बने थे, जो खुद अपने यहाँ गृह युद्ध से, पारिवारिक युद्ध से भाग के लौट रहे थे, वो जान बचाते फिर रहे थे, वे भी थे। और किसी के प्रोसिक्यूशन का तो मतलब ही नहीं, सबको प्रोटेक्शन का ये सरकार की नीति थी। ऐसे थे राजा दाहिर। और ऐसे अगर जो बात की कहानियां हैं उनको पर विश्वास किया जाए कि उनकी बेटियों ने जाके खलीफा से कहा कि राजा कासिम के खिलाफ कहा, के बारे में कहा, उसने कासिम को मौत की सजा दी, अगर उसको भी विश्वास कर लें तो भी ये राजा दाहिर की, उनके वंश की और सिंध की युद्ध कर सकने की क्षमता का एक अप्रतिम उदाहरण है। एक ऐसा उदाहरण है कि आप सिंध को आसानी से नहीं खत्म कर सकते, आप सिंध को हरा नहीं सकते। जून जुलाई का समय, अब लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के एक आध महीने में जून जुलाई हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है। यही वो समय है जब सिंध की नदी के दोनों किनारों पर, अरूर के किले पर, जाबुल के किले पर बहुत भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें अंत में दाहिर की मौत हुई है। और यही मौका है कि उनको हम एक बार फिर से इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है आप में से कोई पूछने की कोशिश कर रहा है क्या? आप कोई प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ज्ञानेन जी, एक प्रश्न है। उज्जवल चौधरी जी आपसे ये जानना चाहते हैं, उज्जवल चौधरी जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। अगर आप कोई पुस्तक बता पाए कि किस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। मैंने शुरुआत में भी कहा, अंत में भी कहा, और उज्जवल जी आप फिर से एक बार कहीं पर लिख लीजिए तो जो बहुत अच्छा रहेगा। चचनामा, च नामा, उसके बाद दाहिर शब्द लिखें, देवनागरी में लिखें, और लिखकर आप गूगल बुक्स पे जाके सर्च कर लें तो चचनामा के काफी एक्सर्ट्स आपको वहीं के वहीं मिलेंगे। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। बाजार अगर आपके आसपास कोई अभी तो खुला नहीं होगा, और शायद इंटरनेट पर भी मिल सकती है, ई ट्रेडिंग पे भी मिल सकती है। तो आपको अगर ये पुस्तक मिल जाती है तो चचनामा से सिंध का इतिहास, खासतौर से दाहिर के वंश का जो चच वंश है, ये सो मच सो कि सिंध को चच भी कहा गया, द चच एम्पायर। और ये एम्पायर कहां तक थी? पार्ट्स ऑफ कश्मीर से लेके पार्ट्स ऑफ ईरान तक थी। पूरा बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब का काफी बड़ा हिस्सा, ये मतलब सिंध कोई छोटी मोटी राजनीतिक हैसियत नहीं थी, ये पूरा अपने आप में विशाल देश था। तो चचनामा दाहिर पहला सोर्स। दूसरा, जैसा मैंने निवेदन शुरू में किया, अगर आप जी.एम. सैयद इनकी लिखी हुई पुस्तकों पर जाएंगे तो आपको सिंध का इतिहास के बारे में सबसे प्रामाणिक इसलिए कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत मेहनत करके वो इतिहास संजोया है। तीसरा, आरसी मजूमदार साहब ने भी बहुत मेहनत करके हिस्ट्री ऑफ सिंध जो है उस पर बहुत मेहनत करके बहुत सारा संकलन किया है। तो ये तीनों एक प्रामाणिक स्रोत भी हैं और इनसे आपको लाभ भी होगा। जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग जुड़े हैं और खासतौर पर बच्चों को राजा दाहिर के माध्यम से देश के गौरवशाली अतीत के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में आज आपके माध्यम से जानने का मौका मिला। मैं उसके लिए आपको ज्ञानेन जी बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और बाल सभा के श्रोताओं को, बाल सभा के दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ बताऊंगा। हम कल फिर मिलेंगे शाम को 5:30 बजे। हमारे साथ होंगे कुलपति प्रोफेसर रजनीश जी, और हम बात करेंगे कश्मीर के महान सम्राट ललित आदित्य के बारे में, जिनके जैसे प्रकार राजा दाहिर के बारे में हमने बहुत कम सुना है, सम्राट ललित आदित्य के बारे में भी हम लोगों ने, जो बच्चे हम जिस उम्र में हैं उसमें बहुत कम पढ़ने को मिला है। तो निश्चित रूप से कल हम सम्राट ललित आदित्य के बारे में जानेंगे, और कल के बाद वाला दिन जो आएगा, जो परसों होगा, उस दिन हम जानेंगे महान गणितज्ञ रामानुजन जी के बारे में। तो तब तक के लिए आपसे कल शाम तक के लिए नमस्कार। कल शाम को फिर जुड़ेंगे और जानेंगे कश्मीर के सम्राट ललित आदित्य के बारे में। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।